दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है लद्या वैली का खौफ, जिसका पहला एपिसोड मैं आपको सुना चुका हूँ। उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब उस इंसान का जो अवशेष थे उसकी पहरेदारी करते हुए रात भर पेड़ के ऊपर बैठे रहे। भालू आया था, शाही का जोड़ा आया था। सुबह के टाइम गांव वाले आए थे और बॉडी को उसकी अंत्येष्टि के लिए ले गए थे। जिम कॉर्बेट साहब और आइवेस्टन साहब कैंप की तरफ वापस आ रहे थे। तो जैसा रात में जिम कॉर्बेट साहब को लग रहा था कि ये बाघिन जो है एविस्टन साहब के पीछे पीछे कैंप की तरफ गई है, तो वो अगले दिन वो पाँव के निशान उनको दिखाई पड़ रहे थे कि हाँ भाई, ये बाघिन इनके पीछे पड़ी थी, इनके पीछे पीछे गई थी। खैर, ये गई थी और उसके बाद वो कैंप में भी गई थी और कैंप के से होते हुए वो लदिया नदी को पार करके जंगल में चली गई थी। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दीदी, बैड़ी, भूला, दाजू, सब मज़े में? नानतीनो, सब बढ़िया? सब मज़े में रहना, सब खुश रहना भाई, यही होना चाहिए लाइफ में। चलिए सीधे कहानी पे चलते हैं। ये जो लद्या नदी को पार करके जो बाघिन जंगलों में चली गई थी, वहीं से एक रास्ता जाता था जो टनकपुर के लिए शॉर्टकट था। अदरवाइज टनकपुर का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन यहाँ पे से एक शॉर्टकट था। लेकिन ये एकदम वीरान पड़ा हुआ था। वीरान इन द सेंस कि इसमें जो है लोगों का आना जाना बंद हो गया था। कारण वही लद्या घाटी का आतंक, वही आदमखोर बाघ। अब एविस्टन साहब 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर, एक बहुत बड़ी हस्ती थे। 3 जिलों का कार्यभार उनके पास था। तो जहाँ भी जाते थे तो उनके साथ उनका एक कैंप ऑफिस साथ में चलता था। यहाँ पे भी उनके साथ में उनका कैंप ऑफिस था। तो उनको एक डाक अपनी जो है टनकपुर भेजनी थी। तो ड्राफ्ट ड्राफ्ट करने में, वो सब करने में थोड़ा टाइम लगा और उसके बाद डाकियों को बोला गया कि भाई ये डाक लो और टनकपुर लेकर के जाओ। और डाकियों ने ये सोचा कि अगर हम लंबे रास्ते से जाते हैं तो हम तो टनकपुर आज पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा करते ये शॉर्टकट से ही हम निकल जाते हैं। और वो दोनों अपना शॉर्टकट रास्ते से निकल गए। कैंप से थोड़ा दूर आगे बढ़े थे तो जो आगे चल रहा था उसकी नज़र पड़ी थोड़ा दूरी पे सामने कि बाघिन बैठी हुई है घात लगा करके। बस ये दोनों उल्टे पांव ही जो है वापस दौड़ते हुए कैंप में पूछा, भाई अरे क्या हो गया? तो बताया कि साहब वहाँ पे रास्ते में बाघिन बैठी हुई है और बिल्कुल घात लगा के। जिम कॉर्बेट साहब भी और एबिस्टन साहब भी दोनों ने अपनी राइफल उठाई और चल पड़े उस तरफ। तो उन्होंने देखा कि बाघिन के पाँव के निशान तो हैं जो इन आदमियों का पीछा करते हुए आई है, लेकिन उसके बाद गई कहाँ ये समझ में नहीं आया। थोड़ा इधर उधर ढूंढा उन्होंने, कहीं मिली नहीं। दाहिनी तरफ कहीं पे एक झाड़ियों में इनको कुछ हरकत सी महसूस हुई, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि वो बाघिन है या क्या है। खैर, ये अपना वापस आ गए। 29 तारीख की सुबह थाक गांव से कुछ लोग इनको आते हुए दिखे और उन्होंने वापस आके बताया कि साहब, हमारे मवेशी जंगलों में गए थे चलने के लिए, घास चरने के लिए, लेकिन वापसी में एक भैंस कम आया हुआ है। तो हम लोग ढूंढने के लिए गए तो वहाँ पे एक खड्ड में, यानी कि एक वैली, एक घाटी में एक खड्ड कह लो, उस पर जो है कुछ खून के हमको निशान दिखाई पड़े। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बाघिन ने उसको मार दिया है। तो ये सुनते ही जो है जिम कॉर्बेट साहब, एबिस्टन साहब की फैमिली, यानी कि उनकी वाइफ और वो कुछ लोग, सब लोग जो है चल पड़े उस तरफ। वहाँ पे इन्होंने देखा कि खून के निशान और पगमार्क दोनों दिख रहे हैं। तो ये निश्चित हो गया कि हाँ, यहाँ पे कोई बाघिन जो है उसने भैंस का शिकार किया है। ये गारंटी हो गई, 100% श्योर हो गया। उसके बाद ये सब लोग अपना कैंप में लौट के आ गए। इन्होंने जल्दी जल्दी लंच किया और फिर 2 आदमियों को साथ में लिया। 2 ये थे, एविस्टन साहब और कॉर्बेट साहब, और 2 आदमियों को इन्होंने साथ में लिया जिन्होंने रस्से वस्से सब वो
मचान बांधने के लिए जो सामान होता है वो सब उठाया और चल पड़े। ये उसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे बागी खून के इन्होंने निशान देखे थे, बाघिन ने अटैक किया था। तो ये वहाँ से वो जो बाघिन थी वो शिकार को लेकर के एक पहाड़ी पे एक समांतर चलने लगी थी, और समांतर चल के वो फिर एक नीचे वैली में उतर गई थी। इन्होंने भी वैसे ही चलना शुरू किया। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि ये जो बाघिन का पीछा कर रहे हैं ये मैन ईटर है, क्योंकि वो बेल्ट तो है टाइगरों की, उसमें काफ़ी टाइगर हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि ये वही हो, लेकिन एक फीलिंग थी कि ये बाघिन क्योंकि बहुत दिनों से यहीं पे घूम रही है, यहीं मंडरा रही है, तो यही वो बाघिन होगी। तो वो कॉर्बेट साहब और एबस्टन साहब भी निकले, और निकलते ही ये भी उसी घाटी में पहुंचे। वो घाटी देख के कॉर्बेट साहब को याद आ गया, वो जब चूका को मारने के लिए आए थे तो यहाँ पे उन्होंने जो है बाघ के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन गोली मट्टी में लगी थी, बाघ को नहीं लगी थी, बाघ बच गया था। चूका वाले मैन ईटर में आप ने सुना होगा। तो इस जगह पे चट्टानें बहुत थी। तो जब वो ये बाघ जो है भैंसे को लेके जा रहा था, तो उसके एक तो वजन काफ़ी था भैंस में, तो इसको चलने में परेशानी हो रही थी, और ये सीधे नहीं चल पा रहा था, आड़ा तिरछा चल पा रहा था। तो भैंस के जो है सींग जो है एक दो चट्टानों के बीच में फंस गए। अब फंस गए, बाघ ने बड़ी कोशिश करी उसको निकालने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाई। तो फाइनली उसने पीछे से उसको खाना शुरू कर दिया, उसके पेट से उसने खाना शुरू कर दिया, और ठीक ठाक अच्छा खासा खा करके फिर वो वहाँ से चली गई। अब कॉर्बेट साहब और विस्टन साहब और वो दो लोग वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने देखा सब इधर उधर और सब निरीक्षण किया भैंस का। तो उसमें इतना मांस और बचा हुआ था कि उन्हें पक्का ये था कि बाघिन लौट के जरूर आएगी अपने इस शिकार पे, क्योंकि इसमें काफ़ी अभी भोजन है। आसपास देखा तो इनको एक पेड़ दिखाई पड़ा। इन्होंने अपने आइविस्टन ने अपने आदमी से कहा, भाई इस पेड़ में जो है मचान बांध दो। वो आदमी जैसी पेड़ में चढ़े मचान बांधने के लिए, तो ये जो बाघिन थी इसने जो है नीचे से अपना घाटी में से दहाड़ना शुरू कर दिया। अब ये बार बार दहाड़ते जा रही थी, भयानक तरीके से जहाँ दहाड़ रही थी। जिन कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों को इशारा किया कि भाई जल्दी जल्दी करो। खैर उन्होंने फटाफट जितना जल्दी हो सकता था किया। नीचे एविस्टन साहब गन लेकर के पहरा देते रहे। बाघिन लगातार दहाड़ रही थी, गुर्रा रही थी, बहुत तेज उसकी गर्जना हो रही थी, जैसे बहुत गुस्से में हो। जिम कॉर्बेट साहब उस मचान के ऊपर चढ़ गए, और एविस्टन साहब और वो जो दो आदमी थे वो वापस कैंप की तरफ चले गए। बाघिन का दहाड़ना जारी था। जो बाघिन की अंतिम दहाड़ थी वो उन्होंने जो सुनी थी वो करीब वहाँ से आधा किलोमीटर दूर की डिस्टेंस से सुनी थी। तो ये तो कंफर्म हो गया था इनको कि बाघिन जो है कहीं शिकार के आसपास में ही लेटी हुई है, और ये आएगी जरूर। ये अपनी तैयार होकर के अपने उस मचान में बैठे रहे। बहुत कष्ट वाला मचान था। ये बताते कि मैं 3 रस्सियों में जिस तरह से अपने आप को रोके हुए था, नहीं जानता हूँ। वो पेड़ जो है ऐसे करके हल्का तिरछा था, और वहाँ से ठीक नीचे करीब 100 फुट से ज़्यादा गहरी एक खाई थी, और पेड़ भी खाई की तरफ झुका हुआ था। मेरा जरा डिसबैलेंस होता, मैं गिरता, तो वो पता नहीं 100 फुट से नीचे कितनी गहरी खाई है, वहाँ जाके गिरता और क्या होता पता नहीं। धीरे धीरे सुबह हो गई, सवेरा हुआ। एविस्टन साहब आए और इन्होंने अपने साथ चाय वगैरह लाए थे, चाय वाय पी, और उसके बाद में ये दोनों अपना कैंप की तरफ चले गए। दोपहर को इन्होंने लंच किया। लंच करके ये फिर अपने शिकार पे, मतलब इस भैंस के पास वापस आए। यहाँ पे आए तो आकर के इनको बड़ी निराशा इनको मिली। निराशा इसलिए मिली कि वो बाघिन शिकार पे लौट के आई नहीं थी। इनको तो ये विश्वास था वो आएगी और शिकार को लेके जाएगी, लेकिन वो नहीं आई, वो लौटी नहीं। और वो जो दहाड़ते हुए अंतिम दहाड़ जो उससे दी थी, उससे लग रहा था कि वो बहुत इनसे नाराज होके गई है, बहुत गुस्से में यहाँ से गई है, और
मैंने बताया ना कि ये जो मैनीटर जो हो जाते हैं, इनकी सोच बहुत आगे की होती है। ये जानते हैं कि पेड़ में कोई शिकारी बैठा हो सकता है, मेरे शिकार को इंसान ने देख लिया है तो ज़रूर इसके आसपास वो मेरे को मारने के लिए बैठा होगा, तो वो नहीं आती है। अब क्या करना चाहिए, कैंप लौट के आ गए। इन्होंने क्या किया था कि अपने कैंप के पीछे भी कहीं पे एक भैंसा बांध रखा था। तो इनको पता चला कि उस भैंसे को बाघिन ने मार दिया है और उसकी रस्सी तोड़ करके उसको अपने साथ ले गई। अब एबिस्टन साहब हैं और कॉर्बेट साहब हैं, ये नाश्ता करके उठे थे और इन्होंने अपनी राइफल उठाई और चले गए उस जगह पे जहाँ पे ये भैंसा बांधा हुआ था। इनको वहाँ पे अपने बैठने के लिए स्थान भी ढूंढना था कि कहाँ पे हम बैठेंगे, कहाँ पे से शिकार करेंगे। ये एरिया जो है इनसे करीब 50 गज की दूरी पे था। एक वैली थी जो इनसे 50 गज की दूरी पे थी और वो तराई की ओर जा रही थी। तराई एक क्षेत्र जो ये पहाड़ियों से नीचे का एरिया, वो तराई का कहलाता ना एरिया, तो तराई की ओर जा रही थी। 200 गज का जो एक उसी घाटी में करीब 200 गज का एक सीधा रास्ता था जो आगे जाके बाईं ओर मुड़ जा रहा था। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। ये वैली है, ये पहाड़ है, ये वैली है। ये वैली में 200 गज का रास्ता जा रहा है, उसके बाद बाईं ओर को टर्न हो रहा था। और उस मोड़ के जो पीछे जो मुड़ रहा था, उस मोड़ के पीछे दाहिनी ओर झाड़ियों का एक एरिया था, एक टुकड़ा था झाड़ियों का, काफ़ी मतलब एक क्षेत्र था कहना चाहिए झाड़ियों का। और उन झाड़ियों के जो पीछे एक करीब 100 गज की ऊंची एक पहाड़ी भी थी। तो इन्होंने जब ये यहाँ पे आए थे, इन्होंने इस घाटी को कई बार आर पार किया था जिम कॉर्बेट साहब ने, लेकिन इस झाड़ी की तरफ कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया था। जबकि इस झाड़ी के पीछे एक तालाब भी था, पानी का एक कुंड भी था। इन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था और इस बार भी इन्होंने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया और ऐसा कोई सोच नहीं रखा कि इसके पीछे बाघिन हो सकती है। तो ये थोड़ी सी असावधानी क्या कहें या लापरवाही भी, एग्जैक्टली लापरवाही भी नहीं, लेकिन इतना सावधान नहीं कि हमें 100% ये मान के अंदर नहीं घुसे झाड़ियों के कि वहाँ पे हमें बाघिन मिल जाएगी, ऐसे कोई इनके दिमाग में नहीं थी। तो ये थोड़ा असावधानी के साथ चल रहे थे। इन्होंने ये मोड़ से ये मोड़ रहे, तो उसका नतीजा क्या हुआ, बाघिन वहीं पे थी। बाघिन वहाँ तालाब में पानी पी रही थी और उसकी नज़र इन पर पड़ गई थी। उसने देख लिया था एविस्टन साहब और जिम कॉर्बेट को उस मोड़ पे मुड़ते हुए, और वो जो है वहाँ से भागी। उसके भागने का जो है सिर्फ वहाँ पे एक ही रास्ता था कि वो वहीं से जो है सीधी एक जो पहाड़ी पे जो एक रास्ता चला जा रहा है, सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ी पहाड़ी पे, वो उस पर चढ़ जाए। काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी, वो उस पर चढ़ गई। अब इन दोनों ने जब देखा इनकी रेंज से बाहर हो गई है तो क्या किया जाए, इनके बस का था नहीं कि सीधे ऊपर चढ़ सके। तो उन्होंने घाटी से ही धीरे धीरे ऊपर को चढ़ना शुरू किया कि जिस एक वो रास्ता बना हुआ था, रास्ता क्या, जो वो जिस रास्ते में अक्सर सागर और एक घुरड़ वगैरह जो ट्रैक बना देते हैं, उनके आने जाने से जो ट्रैक बन जाता है, उस पर इन्होंने चलना शुरू किया। चलते 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 काफ़ी देर बाद ये उस पहाड़ी पे पहुंच गए। वो पहाड़ी पे एक तिकोना क्या कहना चाहिए यार, एक समतल सा खेत सा था जो ट्रायंगुलर था थोड़ा। पहाड़ों में अक्सर आपने देखा होगा ना, कुछ तिरछा टेढ़ा टाइप का, मतलब टेढ़ा नहीं था, ये तिकोना टाइप का खेत सा था। उसके पीछे फिर जो है पहाड़ी थी और इस तरफ जो है लाध्या नदी की खड़ी एकदम ढलान थी जिसमें उतरना किसी के लिए आसान काम नहीं था। मतलब अच्छे से अच्छा इंसान भी वहाँ से नहीं उतर सकता था। और ये जो जगह था, ये स्थान जो था, ये हिरण्य बाहुल्य था, यानी कि यहाँ पे हिरन बहुत थे। उनसे जिम कॉर्बेट को और एविस्टन साहब को मदद मिल रही थी उनकी कॉल से, क्योंकि वो बाघिन की परिस्थिति, उसकी जो स्थिति है, कहाँ पे है, क्या कैसी पोजीशन है, वो सब इनको बता रही थी।
अच्छा, भारी वर्षा निकली थी, उससे पहले ही जून जुलाई अगस्त बरसात का टाइम निकला था, तो वो जो पगडंडियाँ जो होती है छोटी छोटी सी, वो सब जो है कट करके नालियाँ बन जाती हैं। तो नालियाँ वगैरह बनी हुई थी, तो इन सब चीज़ों से कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस थे कि वो जो बागिन से इनका संपर्क था वो टूट गया। अब बड़ी समस्या थी इनके लिए कि बागिन को कैसे ढूंढें। अभी तक इन्होंने ना तो बागिन को देखा था, ना बागिन के सॉरी, अभी तक इन्होंने बागिन के शिकार को नहीं देखा था, यानी कि उस भैंस को नहीं देखा था। तो ये फिर जो है सांभरों के जाने वाले रास्ते, जहाँ से सांभर हिरन गुजरते थे, उस रास्ते में थोड़ा अंदर को घुसे। तो अंदर घुसे तो इनको अंदर एक पौधों से ढका हुआ इनको वो शिकार मिल गया। ये जो पौधे थे ये करीब 6 इंच से लेकर के 1 फीट तक के रहे होंगे, जिससे उससे बागिन ने उसको ढक दिया था। अब इन पौधों के ऊपर मचान तो साफ बनाया नहीं जा सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये विचार ही दिमाग में लाना बेकार था कि यहाँ पे मचान बांधा जाए और शिकार के ऊपर फिर जो है बैठा जाए, और नरभक्षी बाघ को मारने का मौका भी कोई नहीं छोड़ना चाहता था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है यही घास पे यहीं पे छुप के बाघिन का इंतज़ार करेंगे, और जब आएगी तो उसे गोली मार देंगे। इसमें एक चीज़ और भी थी कि अगर बाघिन कहीं से आती है तो हमारी नज़र बाघिन पे पहले पड़ेगी, बाघिन हमको नहीं देख पाएगी, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन फिर दूसरा विचार दिमाग में आया कि मान लो अगर बाघिन ने हमको देख लिया होगा, तो बाघिन तो कहीं से भी देख सकती है, तो वो अब ये शिकार पे लौटेगी नहीं। और फिर अंधेरा भी होते जा रहा है, अंधेरा ज़्यादा हो गया तो फिर भैया हम हेल्पलेस हो जाएंगे। फिर तो मतलब हम जो है वो बाघिन के रहम व करम पे हमको रहना पड़ेगा। और तो ये दोनों विचार इनके दिमाग में चल रहे थे। भाग्य के भरोसे तो अपने आप को छोड़ना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, शिकार को छोड़ो अब यहीं पे और चलते हैं कैंप, और अब कल आएंगे, कल आके फिर देखेंगे क्या पोजीशन बनती है, क्या है, हो सकता है कोई मौका मिल जाए हमें बाघिन को शिकार करने का। ये कैंप की तरफ चल रही है, और करीब रात को ये 9 बजे ये अपने कैंप में पहुंच गए। अब दूसरे दिन जब ये आए तो इन्होंने देखा कि बाघिन अपने शिकार को लेकर चली गई थी। वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान में कूदते हुए, यानी कि पत्थरों की चट्टानें होती है ना, एक के ऊपर एक, सॉरी, एक के ऊपर एक कूदते हुए ऐसे वहाँ से शिकार को लेकर चली गई थी। सोचिए कितनी ताकतवर बाघिन होगी वो। उतने बड़े भारी भरकम भैंसे को दांत में दबा करके एक चट्टान से दूसरी चट्टान में जंप मार रही है, हवा में जा रही है, और उतना भार उसने भैंसे का उठा रखा है। तो मतलब कितनी ताकत उसके जबड़े में होगी, कितनी हिम्मत, कितनी ताकत, बलशाली बाघिन होगी वो। तो हम लोग तो सोचते रहे चिड़ियाघर में देखते रहे बाघी तो है, लेकिन कितनी ताकत उसके अंदर है, जरा इमेजिन कीजिए आप। अब उसके पैरों के निशान भी नहीं दिख रहे थे। इन्होंने आसपास का क्षेत्र जो है घूमना शुरू किया, मतलब उसको ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते ये इन्होंने ख्याल किया कि वो जो है घाटी से बाहर बाईं ओर की तरफ को निकल गई है, और वहां से एक पहाड़ी है उस पर चढ़ गई है। जिस पहाड़ी में बाघिन गई थी वहां पर फर्न बहुत थी, तो फर्न होने से इनको कोई फर्क तो पड़ना नहीं था, लेकिन चढ़ाई बहुत थी। चढ़ाई की वजह से इनको दिक्कत होनी थी चढ़ने की, लेकिन ये चढ़े। करीब 1000 फीट खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद में ये एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे एक समतल मैदान था। एक मैदान कह रहा हूँ, लेकिन मैदान का मतलब आप एक बहुत बड़ा एरिया मान लेंगे। मैदान मतलब वो नहीं, खेत था समझ लीजिए। पहाड़ी खेत कैसे होते हैं आप, सीढ़ीदार। तो एक खेत कितना चौड़ा होता होगा, कितना बड़ा होता होगा, आप समझ सकते हैं। तो उतना ही एक समतल मैदान था। अच्छा, वो बाईं ओर से जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, मतलब उस पर एक, और वहाँ पे जो है साल के पेड़ थे जो 2 फीट से 6 फीट के करीब थे, और क्योंकि छोटे बड़े पेड़ थे और बड़ी सेफ सी जगह थी, तो बाघिन जो है अपने शिकार को लेके यहीं पे आई थी। ये बात इनको पता नहीं थी। इनको ये तब पता चला जब ये बिल्कुल शिकार के सामने पहुंच गए। जैसे सामने बॉडी पड़ी, एकदम से पहुंचे और देखा कि अरे ये तो यहीं पे है। तो ये वाली पोजीशन इनके साथ हुई। अब जब ये उसका निरीक्षण कर रहे थे तो इनको अपनी बाईं तरफ की झाड़ी में से थोड़ा सा हटके कुछ गज पे गुर्राने की आवाज़ आई।
बाघिन की, जैसे वार्निंग कॉल, मैंने बताया ना, कई वीडियो बता चुका हूँ कि बाघ जो है पहले, अगर आप उसके नज़दीक चले जाओ तो पहले वार्निंग देता है, उसके शिकार या उसके बच्चे हुए हैं तो वो पहले जो वार्निंग देता है कि नहीं नहीं भाई खबरदार, इधर मत आना, इधर मैं हूँ, भाई सोच लो अगर आओगे तो मेरी गलती नहीं मानी जाएगी। तो मतलब इस तरह से वो उसने वार्निंग कॉल, इनको अल्टीमेटम कॉल जिसको बोलते हैं, अल्टीमेटम दे दिया कि खबरदार इधर मत आना, यहाँ मैं हूँ और ये मेरा शिकार है, गलती मत कर बैठना कुछ। इस तरह की फीलिंग आप समझिए, इस तरह की कॉल होती है उसकी, डराना, धमकाना, समझ रहे होंगे आप। अब जब उसकी एक आवाज़ सुनी तो दोनों ने जो है अपनी राइफल बिल्कुल लेके तैयार हो गए उस झाड़ी की तरफ कि अब जो है शूट करना है इसको, और बिल्कुल सावधानी से। 1 डेढ़ मिनट हो गया, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। तो अब ये धीरे धीरे उस तरफ को बढ़ने लगे। जैसे ही उस तरफ बढ़ने लगे तो इन्होंने हल्की सी हलचल देखी, फिर रुक गए, जाम हो गए, फिर हलचल बंद हो गई। ये फिर बढ़े और बढ़ के जो है उस जगह को क्रॉस करके वहाँ पे जाके इन्होंने देखा एक एक बढ़िया सा एरिया को बाघिन ने साफ कर दिया था, और साफ करके जो है बढ़िया अपने सोने की व्यवस्था वहाँ पे उसने बना ली थी। ये वहाँ पे गए, वहाँ से कुछ दूरी पे इन्होंने आगे देखा तो इनको फिर एक पहाड़ी दिखाई पड़ी जो ऊपर को जा रही थी। जब ये वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी एक करीब 10 फुट का एक एरिया था जहाँ से बाघिन नीचे वैली की तरफ उतर गई थी। और जब बाघिन नीचे की तरफ उतरी और ये ऊपर थे, और ये तो ढूंढ ही रहे थे, इनको उस टाइम तक नहीं पता था कि बाघिन नीचे की तरफ उतर गई है। इनको पता कैसे चला, जब एक घुड़ड की और तीतर की अलर्ट कॉल इन्होंने सुनी, तब इनको लगा कि अरे यार बाघिन तो नीचे वैली में चली गई है, अब क्या करें। तो यार अब इसका पीछा करना तो बेकार है, अब ऐसा है चलो कैंप चला जाए और अपना ये मचान बांधने का सामान लेकर के आया जाए, और उसके बाद में जो है मचान बांधा जाए और इसका इंतज़ार किया जाए, क्योंकि इसका तो पूरा पूरा भोजन इसमें, ये भैंसा जो है इसका करीब 2-3 दिन का भोजन है, इसने आना पक्का ही है। और उसके बाद में ये जो है अपना चले गए कैंप। कैंप से इन लोग अपना सामान वामान लेकर के लंच वंच किया इन्होंने, और उसका सामान वामान लिया और सामान लेकर के ये अपना आए। इन्होंने 2 पेड़ चिन्हित कर लिए थे जाते टाइम। वापस आकर के इन्होंने जो है दोनों पेड़ों में मचान बांध लिया, और मचान बांध करके ये बड़ी कठिनाई के साथ बताते हैं कि बड़ा मुश्किल से हम उन साल के पेड़ों में चढ़े, और चढ़ के अपने अपने मचान में गन लेकर के हम बैठ गए। करीब 5-6 घंटे तक बैठे रहे, ना तो कुछ सुनाई पड़ा ना कुछ दिखाई पड़ा। मतलब अगर बाघिन कहीं पे भी होती तो कुछ ना कुछ आभास होता है, ऐसा कोई आभास भी नहीं हुआ। मतलब तो फिर फाइनली ये था कि अब यहाँ पे बाघिन का मुश्किल है, आएगी नहीं आएगी कुछ कह नहीं सकते, तो रात में यहाँ पे बैठना बेकार है। शाम हो गई थी, गोधूली का टाइम होने को हो गया था, मतलब अंधेरा होने का टाइम शुरू हो गया था। तो ये पेड़ों से उतरे और अपना कैंप की ओर लौट गए। और जब ये कैंप की तरफ जा रहे थे तो जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाघिन हमें हमारे पीछा कर रही है, इनके कहीं पीछे आसपास ही है जो इन पर नज़र रखते हुए इनके पीछा करते हुए वो आ रही है। खैर भगवान का धन्यवाद है कि हम अपने कैंप में बिना किसी परेशानी के पहुंच गए। कैंप में पहुंचे तो वही रात के करीब 9, 9:15, 9:30 के करीब इन लोग अपना पहुंच गए। एबस्टन साहब को मैंने आपको बताया था कि उनको अस्कोट जाना था एक लैंड डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, तो उनको अगले दिन से शुरू करके 12वें दिन अस्कोट पहुंचना था। तो 12 दिन की पैदल यात्रा उन्होंने करनी थी। तो वो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, वो तो उन्होंने जाना ही था। लेकिन वो जिम कॉर्बेट का साथ देने के लिए इधर आ गए थे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो उनका रूट तो बागेश्वर से था। मैंने बताया पूरे 3 जिलों के मालिक वही थे उस टाइम में, डिप्टी कमिश्नर, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला पद था उनका। अगले दिन उन्होंने जाने से पहले जिम कॉर्बेट साहब से वादा लिया, प्रॉमिस करवाया कि भाई कॉर्बेट तुम मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम अकेले शिकार पे नहीं जाओगे बाघिन को ढूंढने के लिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, तुम एक 2-3 दिन से ज़्यादा अब तुम यहाँ सैम गांव में नहीं रुकोगे। तो कॉर्बेट साहब ने भी बोला ठीक है, आपसे प्रॉमिस
कर लिया उन्होंने कि ठीक है मैं नहीं रुकूंगा। अब एवस्टन साहब तो अपने 50 आदमी, जो 50 55 60 आदमी जितने थे उनके, उनको लेकर के अपनी यात्रा पे निकल गए अपनी वाइफ के साथ। यहाँ रह गए कॉर्बेट साहब और कॉर्बेट साहब के 2 आदमी। कॉर्बेट साहब ने क्या किया, अपने आदमियों को बोला कि जितना हो सकता है तुम आज जो है लकड़ियाँ जमा करो, सूखी लकड़ियाँ जमा करो, ताकि कैंप में हम लकड़ी जलाएं, आग जलाएं, जिससे कोई जंगली जानवर हमारे कैंप के नज़दीक ना आए। तो उनको बोला इन्होंने तुम लकड़ियाँ जमा करो। वो लकड़ियाँ जमा करने के लिए निकल गए और ये जो है अपनी फिशिंग रॉड लेकर के फिशिंग करने चले गए। ये फिशिंग करके लौट के आए तो शाम तक जो है, शाम होने को, शाम से थोड़ा पहले इनके आदमी भी लौट के आ गए। फिर इन्होंने अपनी राइफ़ल उठाई, राइफ़ल उठा करके ये लादिया नदी के किनारे किनारे अपना टहलने के लिए निकल गए कि कहीं कुछ बाघ के कोई पुराने, कोई कुछ सुराग, कुछ नया कुछ मिल जाए। करीब वही सब पुराने पाँव के निशान थे, नया कुछ भी नहीं था। करीब 1 घंटे तक ये वहाँ भटके और उसके बाद लौट करके ये वापस आ गए। और एक काकड़ इनके कैंप के बाहर कहीं थोड़ा दूरी पे लगातार बोल रहा था, यानी कि बाघिन थी कहीं, उसकी एक अलर्ट कॉल थी। अब इनको क्या करना था, ये अपना सो गए। अगले दिन अगला दिन आया। अब जो अभी तक जो भैंसों को बांधने का, उनको चारा वारा खिलाने का काम जो है एवस्टन साहब के लोग करते थे, अब वो काम जिम कॉर्बेट साहब के आदमियों के को करना था। तो वो जिम कॉर्बेट साहब भी जो है अपने आदमियों के साथ चले गए भैंसों को बांधने और उनका चारा वारा देखने के लिए। तो बताते जिम कॉर्बेट साहब कि मैं बहुत घूमा फिरा, कई मीलों देखा, कई घंटों भटका, लेकिन ना मुझे कुछ दिखाई पड़ा, ना कुछ सुनाई पड़ा, मेरे को कुछ ना मिला ना दिखा। कैंप लौट करके आए, कैंप आकर के ये चले गए अपना मछली मारने के लिए। तो कह रहे कि मेरी बंशी, थोड़ा जो फिशिंग रॉड होती है वो थोड़ा टूट सी गई थी, कुछ ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है अच्छी खासी मात्रा में महाशीर पकड़ ली थी। महाशीर मछली, मैं इस मछली का नाम हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैंने याद करके रखा था महाशीर। तो आपने ध्यान दिया, इस मछली का नाम हमेशा भूल जाता हूँ मैं जब भी लेना होता है। तो खूब ढेर सारी अपनी महाशीर, अपने मतलब भर की इन्होंने, अपने 2 आदमी और अपने डिनर के मतलब की महाशीर इन्होंने मार ली। उसके बाद लौट के कैंप आए। कैंप आकर के ये अपना बंशी को ठीक करने में लगे रहे और इन्होंने चाय वाय पी, 1 आध घंटा अपने कैंप में रहे। उसके बाद फिर इन्होंने गन उठाई और ये फिर जो शारदा और लादिया नदी का जो संगम था उस तरफ को चले गए। और कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, काफ़ी चले आगे जाकर के, करीब 1 मील आगे जाकर के इनको कुछ चट्टानें दिखाई पड़ी। तो ये एक चट्टान के ऊपर जाके बैठ गए। इनका इस चट्टान में बैठ जाता हूँ, यहाँ से दिखाई पड़ेगा दूर दूर तक कुछ अगर दिखना होगा तो। थोड़ी देर हुई थी, करीब 10-15 मिनट हुए थे। एक लंगूर और एक काकड़ की अलर्ट कॉल इनको सुनाई पड़ी, वो जो इनके कहीं बाएं साइड से कहीं से आई थी। तो ये वहाँ से उठे और ये उस दिशा में चल पड़े। कुछ दूर जाके इन्होंने देखा कि वहाँ पे बाघिन के ताज़ा पाँव के निशान हैं। अब इन्होंने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। वो बाघिन गई और उससे नदी पार करी, इन्होंने भी नदी पार करी। नदी पार करके उस साइड जाके देखा तो वहाँ पे जो है बाघिन जिस पत्थर के ऊपर आके खड़ी हुई होगी, जिस रॉक के ऊपर, वहाँ पे वो रॉक भीगी हुई थी क्योंकि उसके शरीर का पानी गिरा होगा। साथ ही उसके पंजों में जो पानी लगा हुआ था वो भी निशान हल्के हो गए थे लेकिन विजिबल थे, दिख रहे थे। तो इनको बड़ा अफसोस हुआ कि यार अगर मैं वो बंशी ठीक करने में नहीं लगा होता या 1 कप चाय पीने में नहीं लगा होता तो आज संभवतः मेरी, शायद हो सकता है मेरी इससे जो है बाघिन के साथ मेरा आमना सामना हो जाता और शायद कोई रिजल्ट सामने आ जाता। लेकिन अब क्या कर सकते थे, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब जो है ये 2-3 दिन और रुके सैम गांव में। अब बाघिन की कोई खबर ही नहीं आ रही थी, ना किसी के, ना कोई शिकार की खबर आ रही थी, ना किसी को मारे जाने की खबर आ रही थी, कुछ भी नहीं था। बाघिन मतलब कोई न्यूज़ ही नहीं रह गई थी बाघिन। ये हो गया था कि कुछ है ही नहीं यहाँ, कहीं से कहीं तक कोई उसका मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा था। तो इन्होंने वो सोचा कि चलो यार अब अपना निकला जाए वापस नैनीताल। 7 नवंबर को ये अपना कैंप जब डिसमेंटल कर रहे थे, उठा रहे थे, अपने कैंप को निकाल रहे थे, खोल रहे थे, तो चुका था सैम कोट कुंदरी, वहाँ के सारे गांव के लोग और वो मुखिया उखिया सब आ गए। अरे साहब आप ये क्या कर रहे हो, साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो जिम कॉर्बेट साहब बोले भाई मैं तो जा रहा हूँ नैनीताल, अब क्या करें, कुछ खबर तो है ही नहीं।
बोले साहब हमको ऐसे छोड़ के मत जाओ, हम पे कुछ तो रहम करो, आप ऐसी स्थिति में हमें छोड़ के जा रहे हो। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनसे प्रॉमिस किया, उनसे वादा किया कि भाई मैं बहुत जल्दी आऊँगा और इस बाघिन को मैं बहुत जल्दी शिकार करूँगा। और उन सब से प्रॉमिस करके ये वहाँ से टनकपुर, टनकपुर से काठगोदाम और काठगोदाम से नैनीताल अपने घर आ गए। पूरा 1 महीना ये जंगलों में भटके। दोस्तों इसके साथ ही जो, क्योंकि अब ये नैनीताल लौट के आ गए जिम कॉर्बेट साहब, तो मुझे भी अपना वीडियो अब यहीं पे रोक देना चाहिए। ये दोबारा जाएंगे जब नरबख्शी को मारने, तो हम भी चलेंगे। तो कल परसों पे निकलते हैं यात्रा, आगे कल या कल करते हैं या परसों करते हैं। तो कल परसों तक आप भी इंतज़ार कीजिए। और जो मित्र आज ही पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अगर वीडियो पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, तो गुजारिश करूंगा उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। आपके लाइक कमेंट्स से क्या है, मेरा हौसला बढ़ता है। और मुझे लगता है कि इस चारपाई में जो 8 साल से पड़ा हुआ आदमी है, इसके साथ कुछ गपशप करने वाले लोग हैं, इसका दुख हाल सुनने के लिए लोग हैं तैयार। और जानना चाहते हैं अगर आप जो नए आए हुए हैं कि मैं चारपाई में 8 साल से क्यों पड़ा हूँ, तो मेरे कुछ पिछले कुछ वीडियो के पीछे जाके देखिए, मैंने अपनी पूरी स्टोरी उस पर सुना रखी है। खैर छोड़ो, वो बात की बात है। फिलहाल तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इसके आगे की कहानी सुननी है तो बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसी वीडियो आए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोगों को थैंकफुल हूँ कि आप मेरे कहानियों को सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और मेरी हिम्मत को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और उम्मीद है ये रिश्ता, ये दोस्ती बहुत दूर तक जाने वाली है। जिस दिन ठीक हो जाऊंगा, अपने पाँव में चलने लायक हो जाऊंगा, तो ये वादा आप लोगों से कर रहा हूँ, जितनी जगहों की आपको स्टोरी सुनाई है उतनी जगहों में खुद जाऊंगा, चाहे कितना चलना पड़े, उतरना पड़े। और उससे पहले वीडियो बनाऊंगा, इनवाइट करूंगा, आप में से कोई चलना चाहे तो हम उन सब जगहों में जाएंगे जहाँ जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब ने इन आदमखोरों को मारा था। वहाँ पे जाके अपनी फोटोग्राफी वगैरह करके हम भी आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वादे के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक का जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।